बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MTH 101 की सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 41 है। 41 लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। इंशाल्लाह जो है ये लेक्चर भी हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये ज़रा सा थोड़ा लेंथी लेक्चर है, बहुत अहम इसमें पॉइंट्स हैं। मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि इसी में से आपको कवर करवा दूँ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें पेचीदा हैं आपके लेक्चर में, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट कर दी हैं। वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और उसके साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलेगा। कमेंट्स ज़रूर दिया करें, आपके अच्छे कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर्स को ज़रूर मेरे चैनल की रिकमेंडेशन दिया करें, ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें, मैं आपकी बड़ी थैंकफुल होंगी। आज का लेक्चर है जी हमारा सीक्वेंस के हवाले से। ये जो 40, 41, 42 से लेकर 45 तक जो लेक्चर हैं, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इनकी जो, इसीलिए मैं नोट्स बनाती हूँ ताकि जो मेन पॉइंट है ना, आप जाते हुए एक दफ़ा ये पूरा लेक्चर ही सुन लेना। आपको ज़रूरत नहीं पड़नी कि आप हैंड आउट्स खोल के ही रिवीजन करें, आपको मेन पॉइंट्स यहीं से सब कुछ मिल जाने, आप इजीली हर चीज़ कवर कर लेंगे। अच्छा, सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इन मैथ इन एज अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड 1, 2, 3, 4। सीक्वेंस ये होती है जैसे किसी नेचुरल नंबर्स की एक तरतीब हो। जैसे ये 2, 4, 6, 8 जो है वो इवन नंबर्स की तरतीब है। 1, 2, 3, 4 ये है क्या, नेचुरल नंबर्स हो गए। यानी नंबर्स की एक ख़ास किस्म की तरतीब या उनकी जो टर्म्स होती हैं, उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। द नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब जैसे ये 2, 4, 6, 8 की एक ख़ास सीक्वेंस है, यानी ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। इसी तरह 1, 3, 5, 7, 9 की भी एक सीक्वेंस होगी, वो ऑड नंबर की हो जाएगी। तो इनके टर्म्स होते हैं। अब पहला नंबर हो गया फर्स्ट टर्म, दूसरा हो गया सेकंड टर्म, तीसरा हो गया थर्ड टर्म, चौथा नंबर हो गया फोर्थ टर्म, और इसी तरह ये सो ऑन चलता रहता है। अब इसको जो है फार्मूलेशन में देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2, 4, 6, 8 एक नंबर चल रहे हैं, तो इसको फार्मूले में ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2n और ब्रैकेट में आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, जबकि n हमारे पास 1 के बराबर है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे देखें, हम फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस लिस्ट करना चाहते हैं। मेरे पास n जो है वो किसके बराबर है? 1, 2, 3, 4 के बराबर है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे है 2 की पावर मेरे पास क्या है? n है। 2 की पावर क्या है? n है। तो 2 की पावर n का मतलब ये है कि अगर मैं n पुट करती हूँ 1, तो 2 की पावर n का मतलब हो गया कि 2 की पावर 1 है, तो इट मीन्स 2 1 द 2 हो गया। अगर 2 की पावर n है तो, और n मेरे पास अब 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 4। इसी तरह 2 की पावर n है तो 2 जो है वो इसकी पावर 3 हो जाएगी। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस चलती है ना, अब ये देखें, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी n जो है वो नेचुरल नंबर्स की तरतीब से जा रहा है और बेस जो है वो इसकी 2 है। अब देखें, ये जो नंबर्स की तरतीब है, ये क्या रिजल्ट निकालती? आ गया वही रिजल्ट, 2 की पावर 2, 4, 6, 16 और फिर 32। यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 8 आएगा। अंडरस्टूड। तो ये जो एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस होती है ना, 2, 4, 8, 16 और 32, यानी 2 की पावर आप ऐड करते जाएं। अब ये 2 की पावर 3 था तो 8 आ गया, 2 की पावर 4 है 16, 2 की पावर 5 लिखें 32, और इसी तरह ये सीक्वेंस जो है वो आगे तक चलता जाएगा। अच्छा, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, तो सीक्वेंस जो है वो ऐसा इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, यानी लातादाद महदूद नंबर्स होते हैं, यानी लातादाद नंबर होते हैं, महदूद नंबर्स नहीं होते। इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। डोमेन क्या होता है? वो तमाम नंबर जो हम पुट करते हैं ना किसी भी फंक्शन के अंदर, वो डोमेन कहलाता है। तो कहता है इसमें तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स शामिल होते हैं। अब an प्लस इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1। अब ये an जो है वो क्या है कि a जो है वो कोई भी नंबर आ सकता है। आप इसमें जो है वो, अगर a हमें इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो हम 3 भी पुट कर सकते हैं, और n क्या है? वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो वो कहता है विच इज़ एन अल्टरनेटिव नोटेशन फॉर द फंक्शन, यानी फंक्शन fn है तो बराबर है an के, वेयर n जो है वो कोई नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। अब ग्राफ ऑफ अ सीक्वेंस की हम बात करते हैं, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है कि देखें, अब मैं x की 1/n, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, ये आपके जो है ना इसमें दिया हुआ हैंड आउट्स में, तो
एक क्वेश्चन जो है छोटा सा, वो आपके हैंड आउट्स में जो है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन एक नॉलेज का है कि आपसे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। तो सीक्वेंस की 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। ये 3 तरह की सीक्वेंस होती हैं, ये सीक्वेंस की टाइप्स हैं। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जहन में रख लेनी है, ये नोट कर लेनी है। अच्छा, ये ग्राफ्स ऑफ द सीक्वेंस में मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ दिखाए हुए हैं। इसमें से मैंने एक ग्राफ जो है वो आपको बता रही हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ग्राफ में ये है कि आप 1/n पॉजिटिव इन्फिनिटी n इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, y हमारे पास फंक्शन है 1/n। अगर मैं जो है वो n में n इज़ इक्वल टू 1 है, अगर मैं n की जगह जो है वो 1 पुट करती हूँ तो 1/1 यानी y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 1 आ गई। लेट कर लेते हैं कि n जो है वो हमारे पास x के बराबर है, ठीक है। अगर मैंने x जो है वो 1 पुट किया तो y भी 1 आ गया, तो x 1 और y 1 ये आ गया पॉइंट, ठीक है। ये x 1 और y 1 ये पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि x की जगह जिसको मैंने इक्वल टू n को इक्वल टू x किया हुआ है, इसकी जगह 2 पुट करती हूँ तो ये आ गया 1/2। तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.5। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया y और ये पॉइंट आ गया x का, यानी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी और y की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ये है जी ग्राफ ऑफ अ सीक्वेंस का, कि अगर हम ग्राफ सीक्वेंस का बनाएं तो इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू कम होती जाती है, y की वैल्यू जो है वो हमारे पास x की वैल्यू जो है हमारे पास नीचे की तरफ जा रही है, बिल्कुल डिक्रीज होती जा रही है। तो वैल्यू ऑफ x जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, यानी 2, 3, 4, 5, और y की वैल्यू जो है वो मज़ीद डिक्रीज़ होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। अंडरस्टूड। अच्छा, लिमिट्स के बारे में हम बात करें तो हमारे पास है लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो अगर हमारे पास लिमिट आती है 1 + n+1 और प्लस इन्फिनिटी n इज़ इक्वल टू 1, तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो n+1 को x+1 के बराबर कर देते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि मैंने x की वैल्यू कम है तो y की वैल्यू डबल हो गई। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 2 करूँगी तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। इट मीन्स कि ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसमें इंक्रीजिंग आ रही है। इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ y इज़ इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू, कि y की वैल्यू इंक्रीज करे x की वैल्यू के लिहाज से। अच्छा, एक छोटी सी डेफिनेशन है कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कन्वर्ज टू द लिमिट ऑफ l इफ लिमिट साइलन इज ग्रेटर देन 0 देयर इज अ पॉजिटिव integer n such that a n minus l less than ln for n is greater and equal than n is that case। कहता है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो उस वक्त कन्वर्ज कहलाएगा जब इसमें जो लिमिट है वो सेलन से ग्रेटर होगी। सेलन क्या है? सेलन एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे मैंने साथ साथ हर चीज़ मेंशन की हुई आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप नोट कर लें। कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, a n minus l जो है वो लेस देन सेलन है, कि n जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल देन नेचुरल नंबर है। इस केस में लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, a n जो है वो किसके बराबर होगा? l। इट आंसर शुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड स्टॉप एट एनी पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर निकलेगा वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और वो किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। सही है कि n जो है वो ग्रेटर देन नेचुरल नंबर के होगा, यानी कि इसका जो आंसर है लिमिट का हम निकालेंगे अप्लाई करने के बाद, तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा और एक ना एक पॉइंट पे आकर ये फिक्स हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, एक अहम नोट है कि एक सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू सम फाइनाइट लिमिट इज सेड टू बी डाइवर्ज। जो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता वो क्या हो जाता है? डाइवर्ज कहलाता है। सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल दी हुई है, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी n/n+1 1 के बराबर है। इसमें से हमने ज़बरदस्ती n को जो है वो कॉमन ले लिया। लिमिट अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी n कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इसकी जगह 1, और जहाँ पे नहीं होता तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, n ये वाला n से कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो लिमिट है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1/n की जगह पे हमने यहाँ पे जो n बचता था इसकी जगह हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई कर दी, ये हो गया 1/1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1/1 = 1। अच्छा, n कॉमन लेने का मकसद यही है कि अगर हम ऊपर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी नीचे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई कर दें तो वो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा, तो लिहाजा n को कॉमन ले लिया जिससे ये ख़त्म हो गया, और जब हमने लिमिट अप्लाई की है तो वो हमारा आंसर 1/पॉजिटिव इन्फिनिटी है, जो कि हमारे पास इक्वल टू 1 हो गया। एक और छोटी सी एग्जांपल है, वो है कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + -1/2, n = 1 के बराबर है। 1 +
जो है वो -1/2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गई है, माइनस, इसकी पावर है माइनस इन्फिनिटी के। तो ये 1 प्लस, अब ये देखें कि हमारे पास ये माइनस में है, तो इसको जो है वो मैं क्या करूँगी, बटे में ले आऊँगी। बटे में ले आऊँगी तो इसकी जो माइनस वाली पावर है वो किस में हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगी, 1/-1/2। अब ये देखें कि अगर इन्फिनिटी, किसी भी रकम की पावर इन्फिनिटी होती है तो वो इक्वल टू इन्फिनिटी ही होती है। तो ये क्या हो जाएगी, 1 + 1/इन्फिनिटी। क्या बताया कि अगर कोई भी रकम हो, जैसे 2 हो, 3 हो, उसकी पावर इन्फिनिटी होगी तो वो इक्वल टू इन्फिनिटी ही होता है। तो ये 1/-1/2 इन्फिनिटी, ये किसके बराबर हो गया, 1 + 1/इन्फिनिटी, और ये हो गया 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1। अंडरस्टूड। अच्छा, एक और थ्योरम है, ये भी आपकी बुक्स में दिया हुआ है, आपकी हैंड आउट्स में दिया हुआ है, ये है आपके इस पेज पे, ठीक है, 268 पेज पे। वो कहता है कि सपोज डैट द सीक्वेंस an एंड bn, कोई भी सीक्वेंस है an और bn, उसने नाम दे दी और वो कन्वर्ट्स कर रहा है लिमिट l के ऊपर। L1 और L2 दो तरह के लिमिट्स पे है, उन पे वो कन्वर्ट्स कर रहा है, और c उसमें कांस्टेंट है। तो उसमें जो है वो हमारे पास जो थ्योरम है वो कैसे बनेगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, c होगा तो इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो वो कांस्टेंट के बराबर ही होगा। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी करेगी और किसी भी सीक्वेंस के साथ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, फिर लिमिट अप्लाई होगी किसी भी सीक्वेंस के साथ, और वो सीक्वेंस जो है वो L1 के बराबर होगी। an को L1 के बराबर किए, bn को L2 के बराबर किए। अगर लिमिट जो है वो दो सीक्वेंसेस के साथ ऐड हो रही है तो लिमिट जो है हर सीक्वेंस के साथ अलग-अलग होगा और उसको L1 और L2 का नाम दिया जाएगा। अगर इसी तरह से माइनस हो रही है तो दोनों लिमिट जो है वो दोनों सीक्वेंस के साथ अलग-अलग अप्लाई होगी, और an को L1 और bn को जो है वो L2 का नाम दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो अलग-अलग दोनों सीक्वेंस के साथ लिमिट अप्लाई होगी और दोनों लिमिट्स आपस में मल्टीप्लाई भी होंगी। समझ आ रही है ना। अच्छा, इसी तरह से दो लिमिट्स जो हैं वो अगर क्या हो रही होंगी, अगर दो लिमिट्स जो हैं वो डिवीजन में जा रही होंगी, यानी an डिवाइडेड बाय bn होगी, तो लिमिट जो है ऊपर भी अप्लाई होगी और नीचे भी, और an इक्वल्स टू L1 और bn जो है वो इक्वल्स टू L2 होगी, जबकि L2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी लिमिट जो 2 होगी L2 होगी वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, वरना जो है पूरी इक्वेशन और पूरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1/0 कुछ भी नहीं होता, इन्फिनिटी होती है, कुछ उसे शो नहीं किया जाता। अंडरस्टूड। अच्छा, एक एग्जांपल है, कहता है डिटरमाइन वेदर सीक्वेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर्स में लाजमी आती है, इसे लाजमी देखना है। आपने बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। इनका सब कुछ मैंने आपके जो जहन में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कन्वर्ज डाइवर्ज के बारे में, सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में, मैं सब क्लियर करूँगी इसी लेक्चर में। अच्छा है, n/2n + 1 + इन्फिनिटी n = 1। लेट कर लेते हैं कि an यानी कोई भी हमारे पास सीक्वेंस an आ गई है, n/2n के बराबर होगी। अप्लाई लिमिट, यहाँ भी अप्लाई की, यहाँ पे भी अप्लाई की। अब यहाँ पे हमने क्या किया, n कॉमन ले लिया, n/n 2 + 1/n, जैसे लास्ट में मैंने समझाया था। ये n से कैंसिल हो गया, 1/2 + 1/n आ गई। यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/2 + 0 हमारे पास किसके इक्वल हो गए, 1/2 के। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज आ रहा है। यानी अगर सीक्वेंस का आंसर हमारे पास कोई भी जो है वो फाइनाइट नंबर आता है ना, तो तब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी में आंसर आता है ना, तब सीक्वेंस डाइवर्ज करता है। ये चीज़ आप लोग अपने जहन में रखें, नोट कर लें। रिकर्सिव सीक्वेंस CMCQs में आ गया था एक दफ़ा, ये आपने 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हेन 2 और मोर सम ऑफ सीक्वेंस कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द रिकर्सिव सीक्वेंस एंड द गेटिंग रिजल्ट इज़ रिकर्जन फार्मूला। ये मेरी अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सीक्वेंस को ना आपस में आप सम कर देते हैं, यानी जमा हो जाती हैं, 2 सीक्वेंस का आपस में जमा होना जो है वो रिकर्सिव सीक्वेंस कहलाता है। और जब जमा हो के जो आंसर निकलता है वो हमारे पास रिकर्जन फार्मूला हो जाता है। समझ आ गई। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, कहता है लेट an बी सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1, हमारे पास 1 है, रिकर्जन फार्मूला बताना है। यानी an हमारे पास एक सीरीज़ है और a1 जो है हमारे पास 1 के बराबर है। an + 1 हमारे पास बराबर हो गया 1/2, an इज +3/an, n जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन जो है वो क्या है हमारे पास 1 के बराबर है। ये यहाँ पे जी आपको रिकर्जन फार्मूला आपके हैंड आउट्स में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, n की जगह 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो n है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 पुट कर देंगे, a1 + 1 हो गया, ये इक्वल टू 1/2 आ गया, an की जगह a1 आ गया, 3/a1 आ
आ गया। ये क्या हो गया, A2 हो गया 1 + 2 A1 + 3/A2। ये जी हमारे पास रिकर्जन फार्मूला बन रहा है। A1 का हमने देख लिया था, A2 का भी हमारे पास आ गया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि A1 जो है वो हमारे पास इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है। जहाँ पे A1 है उसकी जगह हम 1 पुट करते जाते हैं। A2 1/2 1 + 3/1। यहाँ पे A1 था 1 + 3/1। 1 + 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 की। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो A2 + 1 कर दूँगी। इसी तरह मैं बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे A2 की जगह जो है वो +1 कर दूँगी तो क्या बन जाएगा, A3। और लेट कर लूँगी A2 बराबर है 1 के या A2 बराबर है 2 के कर लूँगी, तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी A2 होगा वहाँ पे जो है वो A की वैल्यू पुट करती जाऊँगी और मेरे पास A3 की वैल्यू भी आ जाएगी। अंडरस्टूड। और जी अब डेफिनेशन है मोनोटोन की। मोनोटोन क्या होता है, अ सीक्वेंस दैट इज आइदर नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोन। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी हम पढ़ते हैं, या अ सीक्वेंस दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोन। एक सीक्वेंस जो कि नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग हो रहा हो वो मोनोटोन होता है, लेकिन जो सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता है। अब ये आप यहाँ से समझेंगे, इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, अगर A1 A2 A3 लेस देन हो रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 > 2 > 3 हो, तो ये होती है इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ये होती है जैसे कोई बड़ी वैल्यू जो है वो छोटी वैल्यू से बड़ी शो कर रही हो, यानी A1 ग्रेटर दैन A2 ग्रेटर दैन A3, यानी 5 ग्रेटर दैन 4 ग्रेटर दैन 3 ग्रेटर दैन 2 ग्रेटर दैन 1, तो ये क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, यानी नीचे की तरफ जा रही है। नॉन इंक्रीजिंग ये होती है कि इसमें जो है वो डिक्रीज भी हो रही होती है, रिपीट भी होती है और इक्वल भी होती है। क्या होगा कि इसमें डिक्रीज भी होगी, रिपीट भी होगी और इक्वल भी होगी। अब फॉर एग्जांपल इसमें A1 है ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन A2, A2 जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन A3, A3 ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन एंड सो ऑन टू AN ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन। तो ये चीज़ जो है वो किस में आ जाएगी कि इसमें डिक्रीज़ भी हो रही है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि 5 जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 5 है। अब ये डिक्रीज़ की तरफ भी जा रही है, लेकिन 5 के साथ इक्वल भी है, रिपीट भी हो रहा है, फिर ये इससे ग्रेटर भी हो गई, नेक्स्ट वैल्यू भी आ गई, यानी इस तरह, यानी इसमें 4 भी है बीच में, तो मैं मिसिंग कर गई हूँ। अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग में क्या होता है कि A1 जो है वो लेस दैन एंड इक्वल दैन A2, A2 लेस दैन एंड इक्वल दैन A3। इसमें इंक्रीज़ हो रही होती है, यानी बढ़ रही होती है, रिपीट भी होती है और इक्वल भी होती है। सिंपल सी, नॉन इंक्रीजिंग में डिक्रीज, रिपीट और इक्वल होता है, और इन नॉन डिक्रीजिंग के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज भी हो रही होती है, रिपीट भी होती है और इक्वल भी होती है। तो ये देखें, ये रिपीट भी हो रही है, फिर जो है ये रिपीट भी हो रही है, एक दूसरे के इक्वल भी है, ये 2 के इक्वल भी है और बढ़ भी रही है। अंडरस्टूड। अच्छा, बात आती है ये टेस्टिंग आ गई मोनोटोनिसिटी, यानी डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म क्या होता है। अब डिफरेंस अगर हम देखें कि AN+1 माइनस AN, डिफरेंस जो है वो माइनस से शो करते हैं, ग्रेटर दैन 0, तो ये इंक्रीजिंग है। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इंक्रीजिंग। ये तो लाजमी MCQs में आते हैं, ठीक है। अगर ये माइनस होगी, लेस दैन 0 है तो ये डिक्रीजिंग है। अगर ये जो है वो ग्रेटर और इक्वल दैन है तो नॉन डिक्रीजिंग, और अगर ये लेस दैन एंड इक्वल दैन 0 है तो नॉन इंक्रीजिंग। अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है ना, तो आप मेरा फार्मूला इस्तेमाल कर लें। क्या, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, ये क्या है भला। ये जी मैंने तो ऐसे ही याद किया था, क्योंकि पेपर में ये चीज़ कन्फ्यूजन का बहुत शिकार करती हैं। तो मेरा एक तरीका यही है कि मैं ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे करके मैंने एक रफ पेज पे लिख लिया, IDNN करके लिख दिया। पहले इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर नॉन डिक्रीजिंग, यानी फिर डिक्रीज रिपीट हो गया, और फिर नॉन इंक्रीजिंग रिवाइज हो गया। तो फिर जब मुझसे ये MCQs आए थे मेरे, जब मैंने इसका पेपर दिया था, कम से कम 8 या 10 MCQs इसी से रिलेटेड थे। यानी आपसे सक्सेशन टर्म्स के, पॉजिटिव टर्म के, मोनोटोन सीक्वेंस के 10 MCQs फाइनल टर्म में मेरे यहीं आए थे, और मेरे 10 के 10 ठीक थे, क्योंकि मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की थी। अब यही ट्रिक जो है यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है। क्या है कि अगर रेशो में फॉर्म में आ जाते हैं, डिवीजन में आ जाते हैं, ग्रेटर दैन 1 होंगे, लेस दैन 1 होंगे, तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, सेम ऊपर वाली चीज़ नीचे भी है। अंडरस्टूड हो गई कि अगर मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो डिवीजन में आती है तो ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 1 होती है। बस यही वो पूछते हैं कि अगर ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 1 है विद पॉजिटिव टर्म मोनोटोन सीक्वेंस, तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीज, यही चारों ऑप्शन दी हुई होती हैं। तो ऐसे ऐसे करके जब मैंने रिवाइज कर लिया, अपने रफ शीट के ऊपर लिख लिया था, और मैंने ये टेबल बना के लिख लिया था, तब मुझे समझ आ गई थी कि ये जो ऑप्शन दी हुई है इसका आंसर ये ही आना है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, ये आप यूज़ किया करें।
अच्छा आगे देखें, एफ एन जो है वो किसके बराबर है, ए एन के। इसकी क्लासिफिकेशन भी है कि एफ की डेरिवेशन ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी तो इंक्रीजिंग, लेस दैन ज़ीरो डिक्रीजिंग, और ये जो है ये कब होती है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स के लिए होती है। तो ये भी आया था, सब मिक्सिंग आए थे और इसमें से 10 MCQs आए थे। अब यकीन करें लाजमी आते हैं और आप लोगों के भी आएंगे, और ये इस तरह जो है रट्टे नहीं मारे जाते। इनको याद करने का आसान तरीका ये होता है कि आप इसकी ट्रिक बना लें, ट्रिक बना के से याद करें। अंडरस्टूड। अच्छा इसी से हम रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं कि आपको एग्जाम्पल दी हुई है 1/2 2 एक सीक्वेंस दिया हुआ है n+1। तो आपने ना इसको शो करना है डिफरेंट, ये इसके मेथड से सक्सेसिव टर्म के लिहाज से आपने इसे शो करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास n/1 के बराबर है। हम जो है वो n को n+1 से रिप्लेस कर देते हैं। यह आ जाएगा n+1 n+1 हो जाएगा n+1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा n+2 ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन किसके हो जाएगा, 1 के। अब पाई डिफरेंस मेथड इस्तेमाल करेंगे, an+1 माइनस an, हमने डिफरेंस मेथड पढ़ा है ना। अब जहाँ पे a+1 की वैल्यू आनी है वो वहाँ लिखेंगे, और an की, ये ऊपर दो वैल्यूज़ हैं। an+1 की वैल्यू ये थी, यहाँ लिख दी, an की वैल्यू ये है, वो यहाँ लिख दी है। एलसीएम ले लेंगे, n+1 n+2, ये n+2 से कैंसिल हुआ, ये आ गया, और ये इससे कैंसिल हुआ, n+2 आ गया। अंडरस्टूड। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, उसका स्केयर खोल दिया, n² + 1² + 2n। इसका स्केयर आ गया माइनस अंदर वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होता है, तो -n² - 2n। अब +2n - 2n से कैंसिल, +n² - n² से कैंसिल, 1² आ गया, n+1 n+2 हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो गया। अब जब बात आ गई डिफरेंस मेथड में, तो अब हमने यहाँ से ये चीज़ यूज़ करनी है। ये था ग्रेटर दैन जो है वो 0 के एक ग्रेटर दैन है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस जो था वो कौन सा होगा, इंक्रीजिंग है। जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन भी है। अंडरस्टूड। तो इस तरह की एग्जांपल पेपर्स में आती हैं और बाद में पूछते हैं कि प्रूफ करके आप बताएं कि ये सीक्वेंस क्या है। एक और सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी हमने लेट an के बराबर कर लिया है, रिप्लेस n/n+1। इसमें हमने रेशो सक्सेसिव टर्म यूज़ करनी है। ये क्वेश्चन में बताते हैं कि आपने इस टर्म के लिहाज से इसका सीक्वेंस फाइंड करना और बताना है कि ये कौन से मोड में है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर हमने जब रेशो सक्सेसिव में डिवीजन थी an+1 an, तो ये आ गई n+1 डिवाइडेड बाई n+2 n/n+1। अंडरस्टूड। अब ये चीज़ डिवीजन में है, जब ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो क्या हो जाएगी, जब कोई डिवीजन में चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन में आती है तो रिवर्स हो जाती है, n+1 n/2 वैसे का वैसे, और ये n+1 ऊपर डिवाइडेड बाय n, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होल का स्केयर, ये इसके साथ यहाँ पे स्केयर का फार्मूला ओपन कर देंगे, यह आ जाएगा n² + 2n + 1 ओवर n² + 2n, ये ग्रेटर दैन 1 हो गया। अब ये चीज़ आप लोगों ने खुद सोचनी है कि ये क्या है, ग्रेटर दैन 1 जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो ये किस टर्म में आती है। तो हमने पढ़ा था कि ग्रेटर दैन 1 जो है वो इंक्रीजिंग मोड में आ जाती है और ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन है। अंडरस्टूड। अच्छा, इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस इफ देयर इज अ सम इंटीजर एन सच दैट सीक्वेंस इज मोनोटोन, यानी एन ग्रेटर देन एन के बराबर हो। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में आ चुकी है, इसे लाजमी अच्छे तरीके से करना है। 10 n की पावर n n फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 इज इवेंचुअली डिक्रीजिंग, ठीक है, ये आपने बताना है। अच्छा, ए एन जो है वो हमने लेट कर लिया कि ए एन हमारे पास 10 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल है, ठीक है। ए एन प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया, n को रिप्लेस करके n+1, ठीक है। ये आ गया, रेशो सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करेंगे, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन 10 n+1 फैक्टोरियल 10 n फैक्टोरियल। अब हमने n फैक्टोरियल पढ़ा था, बराबर होता है n(n-1) के। डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में आती है तो वो रिवर्स हो जाती है, n फैक्टोरियल रिवर्स हो गया डिवाइडेड बाय 10n। अब यहाँ पे 10n+1 और n फैक्टोरियल ये आ गया। ये हमारे पास n फैक्टोरियल क्या है, ये हमने पढ़ा है कि n(n-1) होता है। अब ये n है, ये यहाँ पे है n+1 फैक्टोरियल, तो हम क्या करते हैं n+1 और इससे अगला स्टेप आएगा, एक एक कम होता जाएगा तो आएगा n-1। तो हमने क्या किया, ये +1 -1 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया n+1। अब ये n की पावर और ये n की पावर सेम है, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो +n-1 n में हो जाएगा, ये +n-n से कैंसिल, ये +1 यहाँ पे रह गया, n फैक्टोरियल से कैंसिल और n+1 हमारे पास रह गया। ये क्या हो गई, हमारे पास <1 हो गई। और हमने पढ़ा था कि रेशो सक्सेसिव मेथड के थ्रू, रेशो सक्सेसिव मेथड में अगर <1 होगी तो वो डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि n जो है वो ग्रेटर दैन 10 होगी। और ये पेपर में पूछा जाता है कि ये डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है, तो आपने बताना है इट इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 10 है। यहाँ पे आपको कोई भी कांस्टेंट दिया जा सकता है, 15, 16, 10, आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोन आ गई सीक्वेंस। ये है एक थ्योरम, A1 जो है वो लेस देन एंड इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अपने जहन में रखना है। ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया हुआ है, इसकी दो केसेस हैं। अगर सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट हो यानी महदूद हो और an जो है वो लेस देन m के बराबर हो, m जो है वो क्या है, अपर बाउंड है। क्या होती है अपर बाउंड? अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है जो इसकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है ना फाइनाइट के अंदर, यानी अगर महदूद हो, सो ऑन ना हो, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो अपर बाउंड कहलाती है। तो m हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंस है। अगर फाइनाइट वैल्यू होगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगा और उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अपर बाउंड क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है जो भी डाटा आपको दिया हो। अच्छा, केस 2 में सीक्वेंस इनफाइनाइट होता है, लिमिट अप्रोच करती है। अब इनफाइनाइट के अंदर तो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू कोई नहीं होती, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, तो अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एंड सीक्वेंस डाइवर्ज, क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस हो तो वहाँ पे सीक्वेंस हमेशा डाइवर्ज करता है। अब दूसरा थ्योरम दिया हुआ है वो कहता है नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसमें देखें हमारे पास केस 1 है, अगर जो है वो हमारे पास लिमिट सीक्वेंस जो है an ग्रेटर देन एंड इक्वल देन m हो, यानी लोअर बाउंड। अब यहाँ पे जो है वो लोअर बाउंड का जिक्र हो रहा है, ठीक है, तो यानी सीक्वेंस रिवर्स चल रहा हो, लेस देन हो। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो ये लेस देन है, तो क्या है, लोअर बाउंड हमारे पास क्या आ गई 1, तो यहाँ पे लोअर बाउंड 1 है और सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि इसमें लोअर बाउंड मौजूद है नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस में। इसी तरह अगर हमें जो है वो नॉन माइनस इन्फिनिटी सीक्वेंस दिया हुआ हो, यानी यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस चल रहा है और सो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड नहीं है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको लोअर बाउंड कहते हैं। तो नो लोअर बाउंड एग्जिस्ट एंड सीक्वेंस इज डाइवर्जेस, तो यहाँ पे सीक्वेंस डाइवर्ज भी करेगा और लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये अहम सा थ्योरम था जो कि आप लोगों के पेपर में बहुत ज़रूरी था। एक छोटी सी एग्जांपल है, इसी से रिलेटेड ये हम करेंगे और थोड़ी सी मैंने आप लोगों के माइंड सेट करने के लिए कुछ चीज़ें भी लिखी हैं। एग्जांपल दी हुई है कि n+1 पॉजिटिव इन्फिनिटी n = 1, n/n/1 लेस देन 1 हो गई, लिमिट अप्लाई कर देंगे। n+1 ज़बरदस्ती n जो है वो हमने कॉमन ले लिया, 1+1/n 1/n हमारे पास क्या हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास =1 आ गया। इट इज़ कन्वर्जेंस टू 1, तो ये 1 की वजह से क्या हो रहा है, कन्वर्ज आ गई, क्योंकि इसका आंसर 1 है। अच्छा, सीक्वेंस और सीरीज़ के दरमियान डिफरेंस और कन्वर्ज सीक्वेंस और डाइवर्ज सीक्वेंस के दरमियान डिफरेंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है माइंड सेट के लिए। अ फॉर्म ऑफ नंबर्स हैविंग कोमास बिटवीन देम इज कॉल्ड सीक्वेंस, अ फॉर्म ऑफ नंबर्स हैविंग सम बिटवीन देम इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस वो होता है जो नंबर्स के दरमियान कोमास आए ना, कोमे शो करें, जैसे 2, 3, तो वो सीक्वेंस होता है। सीरीज़ होता है जैसे दरमियान में प्लस का साइन आ जाए, सम फॉर्म आ जाए। तो ये है मेरी अपनी बनाई हुई डेफिनेशंस। अगर आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस देखें तो वो है सीक्वेंस इज़ अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर। एक ख़ास किस्म के ऑर्डर के अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना एलिमेंट्स की, वो सीक्वेंस कहलाती है। और सीरीज़ में भी क्या होती है, कैन बी हाईली जनरलाइज्ड एज ए सम ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी तमाम नंबर्स का जो सम होता है ना वो इसका सीरीज़ कहलाता है। इसीलिए कन्वर्जेंस और डाइवर्ज की भी मैंने सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है वो अपनी तरफ से लिखी। अ सीक्वेंस विद स्पेसिफिक नंबर इज कॉल्ड कन्वर्जेंस सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जिसका कोई ना कोई ख़ास नंबर आ जाए वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहलाता है। कन्वर्ज क्या होती है कि जब भी सीक्वेंस के अंदर कोई ख़ास नंबर आता है वो कन्वर्ज होती है, जिस सीक्वेंस के लास्ट में जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी सीक्वेंस शो करे तो वो हमेशा डाइवर्ज करती है। आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।